नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमी के सेट 8 की डिस्कशन को। ऑलराइट, यहाँ पर हम पुराने सेट्स, अगर आप उसको देखना चाहते हैं, कवर कर चुके हैं सेट 1 से लेकर 7 तक। उसके लिए एक प्लेलिस्ट है जो आपको ईजिली मिल सकती है यूट्यूब पे। आपको केवल सर्च करना है यूपीएससी क्रैश कोर्स स्टडी आईक्यू। ये आप सर्च करेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर से आप पुरानी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। इकोनॉमी की पुरानी वीडियोस और बाकी सब्जेक्ट्स की पुरानी वीडियोस को भी आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ऑल राइट, यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं इस पीपीटी को। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की वीडियो को पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। ध्यान रखिएगा, ये मेरी यूनिक आईडी है। ट्विटर पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, दिस इज़ माई ट्विटर हैंडल। स्टडी आईक्यू ने अपने ऐप को लॉन्च कर दिया है। ऐप के ऊपर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है हमें। ये वाली जो कोर्स है ये ऑलरेडी लाइव हो चुका है, लॉन्च हो चुका है। इसको आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट वाइज हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को सॉल्व किया है। ये आपकी मेहनत को आसान करेगा। सेकेंडली, हमने कुछ और कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, जिसमें 1000 MCQs हिस्ट्री, 1000 MCQs पॉलिटी के कोर्सेज हैं, जो कि स्टार्ट किए जा चुके हैं 1 जून से। ऑल राइट, सबसे पहली न्यूज़ देख लेते हैं। Report of the Task Force on National Infrastructure Pipeline for 2019-2025। यहाँ पर टास्क फोर्स ऑन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रेजेंट्स इस फाइनल रिपोर्ट टू फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन। ये वाली चीज़ न्यूज़ में थी। यहाँ पर ये जो नाम है, ये टास्क फोर्स का जो नाम है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो कर सकता है बच्चों को। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है, इसमें कोई पाइपलाइन नहीं बनाई जा रही। ये बेसिकली एक ऐसी रिपोर्ट है जो ये बताएगी कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा इम्प्रूव और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या कदम लेने की ज़रूरत है, कितना पैसा चाहिए, एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बेसिकली आप कह सकते हैं एक तरीके का ब्लूप्रिंट है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड्स का, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड्स के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करवाया गया है। उसमें ये टास्क फोर्स ने ये रिपोर्ट पेश की है। A task force under the chairmanship of Economic Affairs Secretary has been constituted to draw up NIP for each of the years from financial year 2019-2020 to financial year 2024-2025। ठीक है, तो ये 5 साल के लिए ये टास्क फोर्स ने अपनी रिकमेंडेशंस यहाँ पे पेश की हैं। It will help to achieve the target of 5 trillion economy by 2025। 5 ट्रिलियन इकॉनमी का जो हमारा टारगेट है 2025 तक, उसको अचीव करने में ये मदद करेगा। NIP will enable a forward outlook on economic and social infrastructure projects which will create jobs, improve ease of living and provide equitable access to infrastructure for all, thereby making growth more inclusive। ठीक है, सो यहाँ पर बेसिकली मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के पीछे ये भी है कि यहाँ पर रोज़गार भी क्रिएट होगा। ठीक है, जो ईज़ ऑफ लिविंग है वो भी इंप्रूव होगी, और इक्विटेबल एक्सेस यानी कि हर कोई जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेस कर पाएगा। इसमें जैसा कि ये नाम बताता है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, सो यहाँ पर फोकस कई सारे क्षेत्रों पर एक साथ किया जाएगा। NIP हैज़ आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट्स अक्रॉस 23 सेक्टर्स एंड 18 स्टेट्स विच विल बी फंडेड ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, तो 23 सेक्टर्स और 18 स्टेट्स के अक्रॉस इन्होंने ये चीज़ों को आइडेंटिफाई किया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसे केपेक्स भी कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होगा, इट विल बी अराउंड 102 लाख करोड़, अगर आपको इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में क्रिएट करना है। क्लियर? फंडिंग, यहाँ पे फंडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से फंडिंग बनाई गई है। PPP मॉडल है, लेकिन PPP को फर्दर ब्रेकडाउन किया गया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो पब्लिक वाला पार्ट है, उसमें सेंटर और स्टेट्स को दोबारा से ब्रेक डाउन किया गया है। सेंटर और स्टेट्स की जो फंडिंग है वो 39 होगी, और प्राइवेट सेक्टर की फंडिंग यहाँ पे 22% होगी। सेंटर, स्टेट्स एंड द प्राइवेट सेक्टर टू शेयर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो आप कह सकते हैं शेयर होल्डिंग प्राइवेट सेक्टर को भी दी गई है। रिपोर्ट ने साथ में ये भी बताया है कि फ़िलहाल की डेट में, आज की डेट में क्या क्या बाधाएँ फेस हो रही कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर। सबसे पहले तो पैसे की कमी है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर फाइनेंसिंग ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट्स। देयर इज़ लेंदी प्रोसेसेस इन लैंड एक्विजिशन। ठीक है, तो ज़मीन को एक्वायर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत लंबे प्रोसेसेस हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट और डिले होती है। यहाँ पर एक वर्ड है जो मैं चाहता हूँ आपको फेमिलियर होना चाहिए, इसे कहा जाता है जेस्टेशन पीरियड। तो जेस्टेशन पीरियड बेसिकली क्या होता है, ये वो वाला पीरियड होता है जो कि समय लगता है आपको एक
प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। तो जेस्टेशन पीरियड भारत में जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। एक प्रोजेक्ट के शुरू होने से लेकर उसको कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसे जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। साथ ही में यहाँ पे एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी है। अक्सर क्लियरेंस मिलने में अच्छा खासा समय लग जाता है और ये कोई खास बात नहीं अगर क्लियरेंस मिलने में ज़्यादा समय लग जाए, भारत में ऐसा बहुत ही कॉमन है। उसके बाद टाइम एंड कॉस्ट ओवररन्स ड्यू टू डिलेज इन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एक्सेट्रा, ये भी बहुत कॉमन है। टाइम एंड कॉस्ट ओवररन्स भी अक्सर होती है, ठीक है। उसके बाद एनपीएज हैं, आपको मालूम है पैसे की अवेलेबिलिटी इसके साथ भी प्रॉब्लमैटिक होती है। इन सब के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर काफ़ी प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पा रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन की। अच्छा, एक और चीज़ आप यहाँ पे बताना चाहूँगा, इस पूरी की पूरी वीडियो में हमारा जो पूरा फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बात करेंगे रेल की, हम बात करेंगे पोर्ट की, ठीक है, और इन जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हम बात करेंगे। ये सभी चीज़ें जो हैं ये वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके जीएस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, लेकिन यहाँ पर प्रीलिम्स में भी सवाल आने के अच्छे खासे चांसेस हैं। ये सवाल है NIMZ के ऊपर, इसके ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है प्रीलिम्स के अंदर। NIMZ, National Investment and Manufacturing Zone, which among the following is correct? NIMZ will be declared by the state government as an industrial township, ठीक है। इनको डिक्लेयर राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप के रूप में। 30% of the total land area proposed for the NIMZ will be utilized for location of manufacturing units. The Department for Promotion of Industry and Internal Trade is the nodal agency for NIMZ. All the above are correct. इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब मिल जाएगा आगे आने वाली स्लाइड में जब हम डिस्कस करेंगे NIMZ के बारे में। NIMZ के बारे में बात कर लेते हैं। न्यूज़ में क्यों था, गवर्नमेंट ने फाइनल नोट दी है 3 नए NIMZ बनाने की। ये 3 नए जो NIMZ आ रहे हैं कहाँ पे आ रहे हैं? पहला आ रहा है प्रकाशम में जो कि आंध्र प्रदेश में है, दूसरा सांगारेड्डी में जो कि तेलंगाना में है, तीसरा कलिंगानगर में जो कि ओडिशा में है। राइट, The Department of Promotion of Industry and Internal Trade is the nodal agency for NIMZ. जो Department for Promotion of Industry and Internal Trade है, ये डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। वाणिज्य और औद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट फॉल करता है। तो आपका जो ये वाला स्टेटमेंट है ये तो यहाँ पे सही हो ही गया, लेकिन अभी हमें बाकी स्टेटमेंट्स के बारे में नहीं मालूम, सो वी विल हैव टू वेट, क्योंकि एक ऑप्शन आपके पास ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट वाली भी है, सो हमें चेक करना होगा। नेक्स्ट अबाउट NIMZ, द NIMZs आर एनविसाज्ड एज इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स। बेसिकली एक तरीके की आप कह सकते हैं एकीकृत औद्योगिकी टाउनशिप्स होती हैं। यहाँ पर कई सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी अवेलेबल है, land use on the basis of zoning, clean and energy efficient technology, necessary soil infrastructure, skill development facilities, etc. to promote world class manufacturing activities. At least 30% of the land area proposed for the NIMZ will be utilized for location of manufacturing units. देखिए NIMZ जो है, यहाँ पर NIMZ को का जो आइडिया था ये असल में लाया गया था नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 में, ठीक है। हमारे भारत में जो 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी अनइवन है। सेकेंडरी सेक्टर की जितनी वेटेज होनी चाहिए उतनी नहीं है, और सेकेंडरी सेक्टर की वेटेज होनी काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज सेकेंडरी सेक्टर अगर बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, रोज़गार की जो अवसर हैं वो बढ़ेंगे लोगों के लिए। इसी के चलते नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का ये एम था कि हम मैन्युफैक्चरिंग को जितना हो सके उसको बढ़ाया जाए। तो इसी के चलते NIMZ का आइडिया लाया गया था, और यहाँ पर इसीलिए 30% का जो यहाँ पर लैंड है वो मैंडेटरी है कि वो यूटिलाइज़ किया जाएगा फॉर द लोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पर विनिर्माण के लिए, उत्पादन के लिए ही 30% आपकी लैंड यूज़ की जाएगी। हैंस आपका ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। 30% ऑफ द लैंड एरिया विल बी यूटिलाइज फॉर लोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं। पहला भी बिल्कुल सही है कि NIMZ विल बी डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज एन इंडस्ट्रियल टाउनशिप, हैंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट ओवर हियर। फर्दर देख लेते हैं, द लैंड फॉर दी जोन्स विल बी प्रेफरेबली बी वेस्ट इन फर्टाइल लैंड, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर जो फर्टाइल है, जो उपजाऊ धरती है उसको यूज़ करेंगे, यहाँ पर जो कि उपजाऊ नहीं है, ठीक है,
जो यहाँ पर इनफर्टाइल लैंड है उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो बंजर है, नॉट सूटेबल फॉर कल्टिवेशन, नॉट इन द विसिनिटी ऑफ एनी इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया। आसपास में कोई इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया भी नहीं होगा, सो दैट पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, लेकिन ये भी इंश्योर किया जाएगा कि वो जगह ऐसी है जहाँ पर बेसिक रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हो जाएं। फॉर एग्जांपल पानी है, ठीक है, विंड है, इन चीज़ों की वहाँ पे अवेलेबिलिटी होनी इंपॉर्टेंट है। फाइनली वंस ये अप्रूवल हो जाता है, द NIMZ विल बी डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज एन इंडस्ट्रियल टाउनशिप अंडर आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अल्टीमेट डिक्लेरेशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही होती है, अप्रूवल यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, अप्रूवल कौन देता है, अल्टीमेट डिक्लेरेशन कौन होती है, कौन करता है, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ जो कि यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, डिफरेंसेस बिटवीन NIMZ एंड SEZ। ठीक है, NIMZ जो है इनका ओरिजिन जैसा कि मैंने आपको बताया नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 के अंतर्गत हुआ। SEZ के लिए अलग से अधिनियम पास किया गया था 2005 में, और आपको बता दूं SEZ का जो आइडिया है वो भारत में चाइना से बेसिकली इंस्पायर्ड है। चाइना से प्रेरित होकर भारत ने इस आइडिया को शुरू किया था, बिकॉज चाइना मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी ज़्यादा आगे है, इनफैक्ट आगे नहीं उत्तीर्ण है। मिनिमम एरिया NIMZ का मिनिमम एरिया 5000 हेक्टेयर का है, वहीं SEZ का मिनिमम एरिया 10 से लेके 1000 हेक्टेयर का है, डिपेंडिंग ऑन दी सेक्टर। यानी कि SEZ जो है वो 100 हेक्टेयर का भी हो सकता है, SEZ जो है 20 हेक्टेयर का भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि वो किस क्षेत्र के लिए SEZ बनाया गया है। मैक्सिमम एरिया यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है, यानी कि विशिष्ट रूप से कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी गई कि कितना मैक्सिमम एरिया है। SEZ का मैक्सिमम एरिया जो है वो 5000 हेक्टेयर तक फिक्स है। आप देख सकते हैं इसका मिनिमम और इसका मैक्सिमम इतना है, यानी कि NIMZ साइज़ में बहुत ही बड़ा होता है। इनकम टैक्स एग्जेम्पशन टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यहाँ पे दी जाएगी। SEZ में 100% फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स, 50% फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स यहाँ पर दी जाएगी। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे बाय द प्रोजेक्ट डेवलपर, ये उतना रेलिवेंट नहीं है आपके लिए, आखिरी चीज़ को भूल सकते हैं आप। ऊपर की चारों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन ना केवल PT के लिए बल्कि मेंस के लिए भी बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट, रेलवे रिस्ट्रक्चरिंग को लेके कई सारी न्यूज़ आई हैं, हमने देखा है रेलवे रिस्ट्रक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा चर्चे में थी। इनफैक्ट रेलवे की रिस्ट्रक्चरिंग आज ही नहीं, सरकार के द्वारा बनाई गई कई सारी समितियों ने पहले भी सिफारिश की है रेलवे के रिस्ट्रक्चर करने की। यहाँ पर जो पुरानी कमिटीज़ हैं उनके बारे में आपको बता दूँ। पहले स्टार्टिंग फ्रॉम 1994 प्रकाश टंडन कमेटी, फिर 2001 में राकेश मोहन कमेटी, फिर 2012 की बहुत ही फेमस सैम पित्रोदा कमेटी, और 2015 की और भी फेमस बिबेक देब्रॉय कमेटी। इन सभी कमेटीज़ ने अभी तक पहले भी आइडिया दिया था कि रेलवेज़ की रिस्ट्रक्चरिंग करने की बहुत आवश्यकता है। रेलवेज़ में अभी तक आपको मालूम होगा, जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं UPSC का, इसमें क्या होता था, रेलवे ट्रैफिक सर्विस, रेलवे पर्सोनल सर्विस, ठीक है, और रेलवे अकाउंट सर्विसेज। 3 सर्विसेज तो रेलवे की आपकी सिलेक्शन होती थी UPSC के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा UPSC के ही द्वारा कंडक्ट किया जाता है एक और पेपर जिसका नाम है IES। इसमें रेलवे में जो अधिकारी सिलेक्ट किए जाते हैं, एक होते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स, एक होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, और एक होते हैं सिविल इंजीनियर्स, ठीक है। तो ये भी अलग अलग से यहाँ पे सर्विसेज हैं। सो ऐसे कई सारी सर्विसेज हैं जिनमें रेलवे की रिक्रूटमेंट की जाती थी। अभी जो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने इसकी रिस्ट्रक्चरिंग को अप्रूव किया है, इसके अंतर्गत क्या होगा, जितनी भी ग्रुप A सर्विसेज फ़िलहाल रेलवे में चलती हैं, कुल मिला के 8 चलती हैं, इन सभी को एक साथ कलेक्ट करके बोला जाएगा इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। सबसे पहला चेंज ये हुआ है, इसे कहा गया है यूनिफिकेशन। आप कह सकते हैं एकीकरण कह सकते हैं इसको, या फिर इसको इंग्लिश में यूनिफिकेशन भी कह सकते हैं। IRMS इसको नाम दिया जाएगा। अब जो अलग अलग सर्विसेज थी, IRTS की, IRPS की, IRAS की, ये नहीं रहेंगी। और तो और यहाँ पे बताना चाहूँगा, अब जो UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम है, इसके थ्रू आप IRMS में सिलेक्ट नहीं हो सकते। इसके लिए क्या होगा, इसका अभी फैसला लेना बाकी है, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ ये है, तो CSC के एग्ज़ाम के थ्रू आप यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे IRMS में। नेक्स्ट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवे बोर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो अभी तक रेलवे बोर्ड था, जिस तरीके से वो चलता था, उसको रीऑर्गेनाइज किया गया है। जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर में कंपनियों के बोर्ड्स काम करते हैं,
उसी तरीके से रेलवे बोर्ड भी यहाँ पे काम करेगा ऑन फंक्शनल लाइंस हेडेड बाय द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड विद 4 मेंबर्स एंड सम इंडिपेंडेंट मेंबर्स। ठीक है, तो एक तो चेयरमैन होगा, फिर 4 मेंबर्स होंगे और उसके बाद कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे। रेलवे बोर्ड के बारे में आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेलवे बोर्ड एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है, सर्वोच्च जो है फैसला लेने वाली अधिकार अगर किसी के पास भी है तो वो रेलवे बोर्ड के पास था, और ये आगे जाकर रिपोर्ट भी करती थी टू द पार्लियामेंट वाया द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। It is organized into various departments like mechanical, electrical, traffic and finance that are vertically separated from the top to bottom। ये जो है अभी तक सेपरेटेड थे, लेकिन अब जो है ये सेपरेट नहीं रहेंगे। रेलवे बोर्ड को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा और यहाँ पर कंप्लीट रेलवे बोर्ड को यूनिफाइड करते जाएगा। ठीक है, अभी तक ये सेपरेट थे। तो ये दूसरा बदलाव हुआ है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवे बोर्ड, यूनिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ग्रुप 8 सर्विसेज। अ मेंबर ऑफ द बोर्ड यूजुअली अ सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर हेड्स ईच डिपार्टमेंट। ये भी पुराना सिस्टम चलता था। ठीक है, एक और तीसरी चीज़, सो दैट नाम यहाँ पे अलग हो सके, IRMS क्योंकि मैनेजमेंट सर्विस रख दिया गया है। जो रेलवे की अभी तक मेडिकल सर्विस थी उसका नाम IRMS था, उसको रीनेम कर दिया गया है इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस के नाम से। ठीक है, ये कुछ बड़े बदलाव हुए हैं जो कि रेलवेज़ की रिस्ट्रक्चरिंग में रिसेंटली गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट बात कर लेते हैं वधावन पोर्ट के बारे में। वधावन पोर्ट को कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूवल दिया है। ये एक मेजर पोर्ट के रूप में बनाया जाएगा एट वधावन इन महाराष्ट्र। भारत में जो मेजर पोर्ट्स हैं वो काफ़ी कम है गिनती में, राइट। यहाँ पर इसको बनाने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा, फॉर्म्ड विद द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट एज लीड पार्टनर। इट विल डेवलप द पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ वुड बी अंडरटेकन अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। सारा कुछ जो है PPP मोड में ही चलेगा। और ये JNPT ट्रस्ट जो कि भारत का सबसे मॉडर्न सबसे बड़ा ट्रस्ट है, उसी को लीड में मानते हुए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा जो कि इस पोर्ट की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। JN पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इज़ द बिगेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया एंड द 28th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट JNPT ही है। When ready, वधावन पोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी अमंग द टॉप 10 कंटेनर पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। वधावन पोर्ट जो बनाने की बात चल रही है वो भारत में सबसे बड़ा बनाने की बात चल रही है और दुनिया में टॉप 10 कंटेनर पोर्ट्स में ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नेचुरल एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से वधावन के पोर्ट को यहाँ पे चूज़ किया गया है। ठीक है, इसमें जो ड्राफ्ट अवेलेबल है वो 18 मीटर का ड्राफ्ट अवेलेबल है। ड्राफ्ट क्या होता है बेसिकली, ये मान लीजिए आपकी ये शिप है, तो यहाँ पर जो ड्राफ्ट होता है बेसिकली एक को आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। ये आपका कोस्ट है, यहाँ तक ये पानी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ड्राफ्ट है जहाँ तक शिप जा सकती है ये एक तरीके से 18 मीटर का है, बहुत ही गहरा ड्राफ्ट है। सो 18 मीटर तक की गहरी शिप यहाँ पर ईजिली जा सकती है। नेक्स्ट, 20 मीटर नेविगेशनल चैनल ऑल्सो नेचुरली अवेलेबल। तो नेविगेशन करने का भी 20 मीटर का चैनल है जो कि अच्छा खासा चैनल यहाँ पे माना जाता है। भारत में कुल मिला के अभी तक 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 205 जो हैं वो नोटिफाइड माइनर एंड इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं। ओनली 2 मेजर पोर्ट्स JNPT एंड एन्नोर एंड 9 माइनर पोर्ट्स बाय स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन डेवलप्ड इन द लास्ट 30 ईयर्स। पिछले 30 साल में केवल हमने इतने ही पोर्ट्स बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंस है कि हम नया पोर्ट बना रहे हैं, भारत के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। यहाँ पर वधावन का जो पोर्ट आप देख सकते हैं ये नवी मुंबई में JNPT है, उसके जस्ट ऊपर वधावन का पोर्ट यहाँ पे बनाया जा रहा है। ऑलराइट, यहाँ पर देख सकते हैं भारत के मेजर पोर्ट्स, सबसे पहले कांडला, उसके बाद मुंबई, फिर JNPT, फिर गोवा, यहाँ पर मार्मोगोआ, मैंगलोर, कोची, टूटिकोरिन, एन्नोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया। राइट, सो ये वाला जो आपका नया पोर्ट आ रहा है ये आ रहा है वधावन में। ऑल राइट, नेक्स्ट बात कर लेते हैं मल्टी मॉडल टर्मिनल की। मल्टी मॉडल टर्मिनल जो है ये दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल अभी रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है। ये गंगा नदी के ऊपर इनॉग्रेट किया गया है, इनॉग्रेटेड एट साहिबगंज, झारखंड। ठीक है, ये जो पहले वाला था वाराणसी में इनॉग्रेट किया गया था, ये इनॉग्रेट हुआ था 2018 में। अब हमने दूसरा यहाँ पे इनॉग्रेट कर दिया है। यहाँ पर ये न्यूज़ आई एम सॉरी गलत आ चुकी है, प्लीज़ इग्नोर दिस। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द प्रोजेक्ट। जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हमारी बॉडी है, नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये यहाँ पे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इस प्रोजेक्ट के लिए। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इज़ द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B यूजिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसा कि इसका नाम यहाँ पे दर्शाता है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट में होता क्या है, एक से अधिक तरीके के आप मोड्स यूज़ करते हो
चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। कोई वस्तु है आपके पास, उसको आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाना है, ठीक है। पॉइंट ए से पॉइंट बी, मान लीजिए डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है, आपने क्या किया, ए से मान लीजिए कुछ जगह पहुंची A1, यहाँ से पहुंची रिवर के थ्रू, A1 से जगह पहुंची A2, यहाँ पे ये पहुंची रोड के थ्रू, ठीक है। A2 से B तक पहुंची रेल के थ्रू। सो ये कहा जाता है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन का स्ट्रक्चर। रिवर, रोड, रेल, आपने सब कुछ यूज़ किया है। इट इज़ एन इफेक्टिव मोड इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वेयर एन एंड टू एंड डिलीवरी इज़ अ ह्यूमंगस टास्क, ठीक है। जहाँ पर एंड टू एंड डिलीवरी करनी काफ़ी मुश्किल होती है, वहाँ पर ये एक काफ़ी अच्छा तरीका है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का माना जाता है। द मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एक्ट वॉज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन 1993 टू एस्टैब्लिश अ स्टैंडर्डाइज रिजीम फॉर द MTOs। लेकिन यहाँ पर हैरानी वाली बात ये थी कि मल्टी मॉडल हमने एक्ट तो पास कर दिया था, लेकिन इसकी यूटिलिटी अभी तक बहुत ही कम थी। स्पेशली यहाँ पे 2015 के बाद, जब से भारत ने इनलैंड वाटरवेज़ को बनाना शुरू किया है, उसके बाद से मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट काफ़ी ज़्यादा पिक्चर में आ चुका है और इसकी यूटिलाइजेशन भी बढ़ चुकी है। नेक्स्ट, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट, इसको रिसेंटली अमेंड किया गया था। तो ये जो अमेंडमेंट थी काफ़ी लंबे समय के बाद की गई थी। पहले जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट था 1988 में था, इसको अपडेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है टाइम टू टाइम, आपको मालूम होगा। अब फाइनली 2019 में जाकर ये अमेंड कर दिया गया है। इसमें कुछ जो बेसिकली सज़ा है वो बढ़ा दी गई है, जो यहाँ पर जुर्माना है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ा दिया गया है। फॉर एग्जांपल, ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस पहले 500 रुपये था, अब 5000 है। ड्रंकन ड्राइविंग पहले 2000 था, अब 10,000 से लेकर 15,000 तक का होगा। ओवर स्पीडिंग पहले 400 था, अब 2000 से 4000 है। आप देख सकते हैं, और कुछ कुछ नई चीज़ें भी ऐड कर दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एमरजेंसी व्हीकल को रास्ता नहीं दे रहे हैं, एमरजेंसी व्हीकल में मिलिट्री आएगा, ठीक है, एम्बुलेंस आएगा एग्जाम्पल के तौर पे, इसमें जो है 10,000 का आपको जुर्माना होगा और 6 महीने की सज़ा भी हो सकती है। ऑफेंसेस बाय जुवेनाइल्स, अगर कोई जुवेनाइल बच्चा ऑफेंस कर रहा है कोई, तो उस केस में ये पहले अवेलेबल नहीं था। इसमें जो गार्डियन है उसके ऊपर यहाँ पर चार्ज लगाया जाएगा, 25,000 का फाइन विद 3 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो सज़ाएँ काफ़ी बढ़ा दी गई हैं और स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, बिकॉज इसकी पालना कम हो रही थी। यहाँ पर मोटर व्हीकल एक्ट में यहाँ पर एक दो चीज़ें और भी हैं। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड भी बनाया जाएगा टू प्रोवाइड फॉर कंपलसरी इंश्योरेंस कवर टू ऑल द रोड यूजर्स इन इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा अगर डेथ्स होती हैं तो वो फेटेलिटीज़ जो होती हैं वो रोड फेटेलिटीज़ होती हैं, रोड एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मौतें पूरे एक साल में अगर कोई चीज़ मारती है तो वो रोड एक्सीडेंट्स हैं। तो इसी चीज़ के लिए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाया गया है टू प्रोवाइड फॉर कंपलसरी इंश्योरेंस कवर टू ऑल द रोड यूजर्स इन इंडिया, ठीक है। कंपनसेशन फॉर रोड एक्सीडेंट ड्यूरिंग द गोल्डन आवर। गोल्डन आवर किसको बोलते हैं? जब पीक आवर होता है, ठीक है, सड़कों पर जब पीक आवर होता है तो उसके टाइम पे अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आपको कंपनसेशन भी दी जाएगी। Set up a national road safety board which will advise the government on road design and motor vehicle safety. Further, it defines good Samaritans and provides for recall of vehicles. ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। रिकॉल ऑफ व्हीकल्स के लिए यहाँ पर अब एक कानून आ गया है, ठीक है। आपने कई सारी न्यूज़ सुनी होंगी कि कभी Hyundai ने, कभी मारुति ने अपने व्हीकल्स को रिकॉल किया बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं व्हीकल्स में। यहाँ पर एक कानून बना दिया गया है कि अगर वो प्रॉब्लम आती है, इनकी वजह से रोड एक्सीडेंट जो है बढ़ जाते हैं, हैंस यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया है, गाइडलाइंस दे दी गई है रिकॉल ऑफ व्हीकल्स किस किस कंडीशन में किया जाएगा। और गुड समैरिटन्स के केस में भी यहाँ पे गाइडलाइंस दे दी गई हैं। गुड समैरिटन्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी 2016 में गाइडलाइंस दी थी, लेकिन फाइनली गुड समैरिटन्स की डेफिनेशन की परिभाषा जो है वो इस मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर जो है इंक्लूड कर ली गई है। सो काफ़ी अच्छे चेंजेस हैं जो मैं मानता हूँ इसमें लाए गए हैं। अंत में वीडियो को समाप्त करने से पहले एक सिंपल सी टर्म के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं, जिसका नाम है ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब क्या है? ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। देखिए, ट्रेड्स का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझना, लेकिन आप इसको सिंपल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि अक्सर क्या होता है कि MSME जब किसी को कुछ बेचता है, MSME की इंडस्ट्री, मान लीजिए कोई सेलर है, ठीक है, यहाँ पर कोई बायर है। अब MSME ने मान लीजिए कुछ सामान यहाँ पे बेचा बायर को, लेकिन जो बायर है वो अक्सर बड़ी कंपनी होती है या फिर वो गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो या तो यहाँ पर कोई बड़ा कॉरपोरेट होता है, इसको आप MNC कह सकते हैं, या यहाँ पे सरकार होती है। अक्सर होता क्या है कि MSME सामान तो बेच देती है, लेकिन MNC या फिर गवर्नमेंट जो है वो पैसा देने में काफ़ी समय लगाते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि
और भी उनका पैसा कहीं ना कहीं अटका होता है। सो पैसा देने में जब समय लगाते हैं तो एमएसएमई ये कहती है कि जी हमने सामान तो बेच दिया, पैसा आपने हमको दिया नहीं, तो हम अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू कैसे करें। यहाँ पर सरकार ने एक सुविधा प्रोवाइड की है जिसका नाम है ट्रेड्स। ट्रेड्स के अंतर्गत यहाँ पे क्या होता है कि बायर जो है वो बदले में पैसा देने की बजाय जब तक कि वो पूरा पैसा नहीं दे सकता तब तक वो ट्रेड्स दे सकता है। ट्रेड्स के आधार पे एमएसएमई जो है किसी और बायर के साथ सौदा कर सकती है। ये फ़ायदा है एमएसएमई के बिज़नेस को जल्दी, मतलब कि उसमें कोई रुकावट ना आए, इस चीज़ के लिए ट्रेड्स को यहाँ पे लाया गया है। मैंने बहुत ही ब्रीफली समझाया है आपको। देखिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको केवल इतना जानना है ट्रेड्स का जो फ़ायदा है वो एमएसएमईज़ के लिए शुरू किया गया है सरकार ने, ठीक है। ये एक ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम माना जाता है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। इसी के साथ इकोनॉमी के लेक्चर्स भी यहाँ पे समाप्त होते हैं। ऑल राइट, सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।